हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिनका MPS 001 का एग्ज़ाम अभी होने वाला है। सो गाइज, यहाँ पे हम लेकर आए हैं आपके लिए फाइनल रिवीजन जो कि जून सेशन के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो के अंदर हम सारे आंसर्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि हर एक क्वेश्चन के आंसर में आपको कौन कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। ये क्लास हमारी रिवीजन क्लास 1 है। इसके बाद हम और भी क्लासेस लेकर आएंगे ताकि आप सभी की जो है रिवीजन काफ़ी अच्छे तरीके से हो सके। नाउ स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आप अपने गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। आपको सर्च करना है shop.hindustanknowledge.com। ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे सिर्फ आपको अपना कोड लिखना है, जो भी आपका कोड है, जैसे कि MPS 001। आप यहाँ से इसका गेस्ट पेपर जो है उसे खरीद सकते हैं एट ₹49। अब यहाँ पे देखो, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के मेन फीचर्स बताने हैं। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये आपके यूनिट 1 से है और एग्जाम में आपको यूनिट 1 से एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। क्या है यहाँ पे मेन फीचर्स आपको मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के बताने हैं, जैसे हिंदी में हम कहते हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। यहाँ पे इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये इमर्ज कब हुआ था। यहाँ पे जो है आपका वर्ल्ड वॉर 2, इसके बारे में आप लिखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या होता है कि जो कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, जैसे कि लिबर्टी, ठीक है, जस्टिस, इक्वेलिटी, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे ना, ये ज़्यादा लोग जो है इनको एनालाइज करना लोगों ने शुरू कर दिया था। एनालाइज का मतलब क्या है, हिंदी में होता है इसका मतलब विश्लेषण। क्या करना शुरू कर दिया था लोगों ने उस टाइम पे, स्वतंत्रता, न्याय, समानता, लोकतंत्र, ठीक है, इन सभी विचारों को लोगों ने एनालाइज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की शुरुआत होती है। अब यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन बता सकते हो कि मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का क्या मतलब होता है। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब होता है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज, वैल्यूज, इंस्टीट्यूशंस। जब हम स्टडी करते हैं, किसके बारे में स्टडी करते हैं? पॉलिटिकल आइडियाज के बारे में, इंस्टीट्यूशंस के बारे में, वैल्यूज के बारे में। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि वो सारा आपका पॉलिटिकल थ्योरी में आता है, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में। इसके बाद इसके अंदर जो अप्रोच होती है, अब अगर आप मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी को समझ रहे हो ना, तो आपको क्लासिकल वगैरह वो सारा आपको यूनिट 1 कवर करना होगा। जो भी आपकी यूनिट्स हैं इनके भी नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। उन नोट्स को अगर आपको परचेज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पे हमें मैसेज कर सकते हैं, वहां से आप अपने यूनिट वाइज नोट्स खरीद सकते हैं अगर आपके पास काफी टाइम है पढ़ने के लिए। और अगर आपको सिर्फ लास्ट मिनट रिवीजन करनी है तो आप गेस्ट पेपर्स खरीद लीजिए। अब यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के डिटेल्ड आंसर्स आपको मिलते हैं हमारे नोट्स में। अब जो आपकी मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है, इसके कुछ फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके क्वेश्चन में भी पूछा गया था। सबसे पहले आपने क्या बताया? सबसे पहले आपने बताया मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की डेफिनेशन के बारे में कि मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है ना, इसका क्या अर्थ होता है और ये कब इमर्ज होती है। तो मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही ये इमर्ज होती है, जब लिबर्टी, जस्टिस, इक्वेलिटी जैसे जो आइडियाज हैं वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ये जो है ना, इसमें अप्रोच कैसी रहती है, रैशनल साइंटिफिक थ्योरी है। ये कुछ भी ऐसे मतलब बेस्ड नहीं है किसी भी चीज पे, बल्कि ये रियल डेटा का यूज करके उस पर बेस्ड होती है। अब मैं यहाँ पे इसके फीचर्स बताऊंगी। सबसे पहला जो इसका फीचर है वो क्या है, वो है आपका साइंटिफिक अप्रोच। ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच का क्या मतलब होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये रिसर्चेस को यूज करते हैं, ठीक है, डेटा को यूज करते हैं, तब जाके जो है अपने व्यूज ये बताते हैं। जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के हमारे थ्योरिस्ट होते हैं, वो रिसर्च करते हैं, डेटा को यूज करते हैं, वो किसी भी तरीके के एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को वो नहीं बताते। ठीक है, फिर जो दूसरा होता है वो क्या होता है कि इसका जो नेचर है वो कैसा है, इंटरडिसिप्लिनरी। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हमें सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और आपका साइकोलॉजी, ये इन सब के भी आइडियाज आपको मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में देखने के लिए मिलेंगे। देन आप कह सकते हो कि ये फोकस करता है किस पे? ये फोकस करता है बिहेवियर पे। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे ये एक्चुअली जो लोग कैसा बिहेव करते हैं, जैसे कि मान लो ये स्टडी करेगा डेटा,
कि किसी भी रीजन के जो लोग हैं वो किस पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा वोट देते हैं। तो ये डेटा को स्टडी करते हैं, ठीक है, नागरिकों के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। ह्यूमन सेंटर्ड होती है आपकी ये वाली अप्रोच। अब चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे, जिसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो जो मैंने पुरानी वीडियोस बना रखी हैं, जो मैंने रिवीजन से पहले जो मैंने वीडियोस अपलोड करी हैं, उसके अंदर भी मैंने इस आंसर को इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी फिलहाल हम रिवीजन कर रहे हैं, तो ये जरूरी है कि आपने पुराने वीडियोस देखे हो, तभी आपको रिवीजन क्लास अच्छे से समझ में आएगी। अब यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको डेमोक्रेसी के बारे में बताना है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र, ठीक है, ये सभी आपको पता होगा, बचपन से आप लोग इसके बारे में पढ़ते आ रहे हो। यहाँ पे डेमोक्रेसी में हम क्या देखते हैं कि जो सिटीजन्स होते हैं, जो नागरिक होते हैं, उनके पास इक्वल एंड ईजी एक्सेस रहता है। इक्वल एंड ईजी एक्सेस रहता है कि वो पॉलिटिकल जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस होती है ना, उसके अंदर वो क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वल एंड इजी एक्सेस होता है नागरिकों का। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं कि जो इसमें इंक्लूड होती हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आप बताओगे वो पता है क्या है? वो है इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिवनेस का मतलब होता है समावेशिता, यानी कि ये बिना भेदभाव के सबको अपने में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में भी हम देखते हैं कि जो वोट देने का अधिकार है वो 18 प्लस कोई भी जो नागरिक हो, चाहे वो मेल फीमेल हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, सबको बराबर मिला हुआ है। वही मौलिक अधिकार भी सभी नागरिकों को बराबर मिले हुए हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलती है? डेमोक्रेसी के अंदर हमें इंक्लूसिवनेस देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो सरकार के स्वरूप में लोकतंत्र की अवधारणा का आपको पूरा फिर इसमें आकलन करना है। अब यहाँ पे आप बताओगे कि और क्या इसके फीचर्स हैं। जैसे कि आप बता सकते हो, पहला फीचर हम इसका क्या बताएंगे? इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, तो हम जो आपको मैंने बताया कि सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, तो हर एक नागरिक को अधिकार होता है वोट देने का, इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने का, वो अपने ओपिनियंस को फ्रीली बता सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी का जो पहला जो फीचर आप बताओगे वो क्या होगा? इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, की डेमोक्रेसी के अंदर सभी नागरिकों को बराबर के पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं। फिर जो दूसरा होता है वो क्या है इसका? ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, सो गाइज इसको आप कह सकते हो हिंदी में शासन में पारदर्शिता देखने के लिए मिलती है, यानी कि जो भी सरकारी कार्य होते हैं, निर्णय होते हैं, वो जनता के लिए खुले और जांच योग्य होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन भी है, तो वहां से ट्रांसपेरेंसी आती है। इस तरीके के जो राइट्स हमें दिए जाते हैं ताकि गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। और हम देखते हैं कि मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप्स होते हैं ना, उनको इसमें पार्टिसिपेशन मिलता है। अब इसमें कौन से ग्रुप आते हैं? वो लोग जो हाशिए पर चले गए हैं, हाशिए पर चले गए हैं, जो बैकवर्ड हैं, जिसमें हम कह सकते हैं जो पुराने समय में जो भेदभाव का शिकार होते थे, जिसमें आपके विमेन्स आती हैं और आपके माइनॉरिटीज आ जाते हैं, दलित्स आ जाते हैं और दूसरे भी कई सारे बैकवर्ड्स ग्रुप हैं। तो उन सबको भी डेमोक्रेसी के अंदर क्या मिलता है? इक्वल पार्टिसिपेशन उन सबको मिलता है, ठीक है। फिर क्या रहता है कि डेमोक्रेसी के अंदर ना सभी को इंफॉर्मेशन जो होती है ना, एक्सेस रहता है सभी का इंफॉर्मेशन तक। जैसे कि आज हम देखते हैं कि मीडिया के थ्रू, है ना, न्यूज़पेपर्स हो गए, यहाँ इन सारी चीज़ों से हमारा क्या रहता है? इंफॉर्मेशन तक हमारी पहुंच रहती है। इसमें आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का भी एग्जाम्पल दे सकते हो। डेमोक्रेसी के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन होता है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं हम विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि जो पावर होती है ना वो बटी रहती है, सेंटर और अलग अलग जो स्टेट्स होते हैं, ठीक है। फिर स्टेट से आगे जो है डिविजन्स होती हैं, विलेजेस होते हैं, और पंचायत हो गया आपका, है ना, म्युनिसिपैलिटीज हो गया। तो हम देखते हैं कि ग्रास रूट पार्टिसिपेशन, ग्रास रूट पार्टिसिपेशन इसको हम बोलते हैं। तो ये हमें डेमोक्रेसी में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जमीनी स्तर पर जो लोग हैं वो भी डेमोक्रेसी में जुड़े रहते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। लास्ट में आप बस एक छोटा सा इसके बारे में कंक्लूजन दे सकते हो कि जो डेमोक्रेसी है वो एसेंशियल होती है। डेमोक्रेसी क्यों एसेंशियल होती है गाइस? ताकि स्ट्रॉन्ग
एंड इंक्लूसिव सोसाइटी बनाई जा सके। ठीक है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो कैसा हो सके, डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारा जो है वो समावेशी हो सके और उत्तरदायी हो सके, इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, सो आपके 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं। जो पहला क्वेश्चन था उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया, हमने मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के जो मेन फीचर्स हैं उन्हें डिस्कस किया था कि मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी किस पे बेस्ड होती है, इसकी शुरुआत कब हुई और ये जो अप्रोच है इसके क्या फीचर्स हैं। फिर जो हमने दूसरा क्वेश्चन डिस्कस किया, यहाँ पे हमने डेमोक्रेसी को एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझा, जिसमें आप स्टार्टिंग में बताओगे कि डेमोक्रेसी होता क्या है ना। फिर उसके कुछ जो है फीचर्स आप बता दोगे कि डेमोक्रेसी में इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दिए जाते हैं और लोगों के पास जो है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को भी उसमें इंक्लूड किया जाता है, गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी होती है, सरकार उत्तरदायी होती है, सभी नागरिकों को, ठीक है, जो वंचित हैं उन्हें भी सुने जाने, देखे जाने और शामिल किए जाने का अधिकार होता है। ठीक है, जो डेमोक्रेसी होती है वो सिटीजन्स को एम्पावर करती है। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको क्रिटिकली एक्सेस करना है, जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में आपको बताना है। सो यहाँ पे जॉन रॉल्स के बारे में आप सबसे पहले बताओगे कि जॉन रॉल्स कौन थे। ठीक है, तो जॉन रॉल्स थे आपके एक अमेरिकन पॉलिटिकल फिलोसोफर। ठीक है, जॉन रॉल कौन थे, अमेरिकन पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, जिन्होंने, उनकी एक बुक थी, क्या नाम था उसका, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, और ये कब आई थी, सो ये आई थी आपके 1971 में। तो यहाँ पे उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी उसके अंदर उन्होंने एक आइडिया प्रस्तुत किया सबके सामने। क्या आइडिया उन्होंने प्रस्तुत किया, वो आइडिया था जस्टिस एज फेयरनेस। क्या था, जस्टिस एज फेयरनेस का आइडिया। इसको अभी हम समझेंगे कि क्या थी ये पूरी थ्योरी उनकी। अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि उनकी जो थ्योरी थी, इसका मतलब है कि जो जस्टिस है वो फेयर हो, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं न्याय को निष्पक्षता। ठीक है, तो ये क्या है कि सभी नागरिकों को निष्पक्षता से क्या मिले, जो भी कमजोर वर्ग हैं उन सभी को फेयरनेस के साथ उनको न्याय मिले। उनका सिद्धांत न्याय को निष्पक्षता के रूप में मानता है, और यानी न्याय ऐसा हो जो समाज के सभी कमजोर वर्गों के लिए निष्पक्ष हो। तो समाज के जो भी आपके कमजोर वर्ग हैं उनके लिए निष्पक्षता यहाँ पर बहुत जरूरी है, ताकि वो भी आगे बढ़ सकें। यहाँ पे वो ना एक ओरिजिनल पोजीशन की बात करते हैं और एक बात करते हैं व्हील ऑफ इग्नोरेंस की। उसको हम समझेंगे कि ओरिजिनल पोजीशन यानी कि मूल स्थिति क्या होती है। ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन जिसे हम हिंदी में कहते हैं मूल स्थिति। मूल स्थिति क्या है, मूल स्थिति का मतलब ये होता है, ये एक तरीके की आपकी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। कैसी सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं काल्पनिक है। अब काल्पनिक है तो इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो डिसाइड करेंगे समाज में कुछ भी होना है, समाज में कुछ भी अगर निर्णय लिया जाना है तो वो लोग ही डिसाइड करेंगे। पर लोगों को ये नहीं पता होगा कि वो आगे समाज में जाकर वो क्या बनेंगे। ठीक है, जैसे कि उन्हें अपनी स्थिति नहीं पता होगी। अभी वो एक, अगर मान लो कि किसी को पहले से पता होगा कि वो आगे जाकर एससी कैटेगरी में जाएगा या फिर वो जनरल कैटेगरी में जाएगा, तो वो अपने हिसाब से निर्णय बनाएंगे, वो दूसरों के बारे में तो नहीं सोचेंगे ना, अगर उन्हें पता होगा। तो यहाँ पे बात होती है मूल स्थिति की, कि वो नहीं जानते कि वो भविष्य में समाज में कौन सी स्थिति में होंगे। ये होती है एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल डिसाइड द रूल ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के रूल्स को तो डिसाइड करते हैं वो, बट उन्हें उनका फ्यूचर पोजीशन नहीं पता होता। अब फ्यूचर पोजीशन नहीं पता होता तो इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि वो सभी के लिए एक अच्छा जो है कानून बना पाएंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता ना, तो वो कैसा कानून बनाएंगे जिससे कि उनका भी फायदा हो। उन्हें तो डर रहेगा कि पता नहीं मैं बाद में किस पोजीशन में पहुंच जाऊंगा। इस वजह से ये जो है इंपॉर्टेंट होता है।
फिर यहाँ पे जो दूसरा उनका है वो क्या है, व्हील ऑफ इग्नोरेंस के बारे में आपको बताना है। तो व्हील ऑफ इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता का पर्दा। तो लोगों को अपने आंखों के सामने एक अज्ञानता का पर्दा लगा लेना है। उन्हें नहीं पता कि उनकी क्या क्लास रहने वाली है, उनका क्या जेंडर रहने वाला है, क्या उनका रिलीजन, क्या उनका धर्म, कितनी उनके पास वेल्थ रहने वाली है। तो निर्णय लेते समय उन्हें ये पता नहीं होना चाहिए, तभी जाके जो है वो एक अच्छा निर्णय ले पाएंगे। तब वो एक ऐसा निर्णय बनाएंगे जो सभी के लिए क्या होगा, जो सभी के लिए निष्पक्ष होगा, वो एक ऐसा निर्णय बनाएंगे। ओके, फिर यहाँ पे वो 2 प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, जो आप उनकी थ्योरी के बारे में बताओगे कि क्या उन्होंने 2 प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस बताया है। ठीक है, 2 प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस में उन्होंने कौन से 2 प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो जो पहला है वो क्या है, वो है इक्वल लिबर्टी। इक्वल लिबर्टी का मतलब क्या है कि हर एक पर्सन के पास इक्वल राइट्स हो, समान अधिकार हो उनके पास बोलने की आज़ादी हो, धर्म की आज़ादी हो, वोट देने का अधिकार हो। दूसरा प्रिंसिपल है डिफरेंस एंड फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी को वो अलाउड करेंगे, इनइक्वालिटी को वो अलाउड करेंगे, लेकिन जब करेंगे जब उस इनइक्वालिटी से, जब उस असमानता से समाज के सबसे कमजोर वर्ग को फायदा हो रहा हो। जैसे कि कुछ लोग आरक्षण, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में रिजर्वेशन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि ये जो है असमानता है। पर ये उस टाइम पर क्यों लाया गया था, क्योंकि इससे समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों को फायदा हो रहा था। आज भी हम देखते हैं कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, महिलाओं के लिए सरकार अलग से योजनाएं चलाती है। तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके का, इसके आप कह सकते हो कि इस पे बेस्ड है, डिफरेंस एंड फेयर इक्वालिटी, ताकि सभी लोगों को बराबर की अपॉर्चुनिटीज मिल सके। फिर इसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन जो आपको क्वेश्चन में करना था वो इंपॉर्टेंट है। तो उस क्रिटिकल एग्जामिनेशन में आप कौन कौन से पॉइंट्स लेंगे जो इंपॉर्टेंट आपको लिखने हैं। सबसे पहले आप बताएंगे उनकी थ्योरी के बारे में कि उनकी थ्योरी जो है वो कैसी है, आइडियलिस्टिक है और एक तरीके से काल्पनिक है, ऐसा रियल में पॉसिबल नहीं होता। जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है ओरिजिनल पोजीशन का, व्हील ऑफ इग्नोरेंस का, वो कुछ ज्यादा ही हाइपोथेटिकल है और रियल लाइफ में उसको अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। तो आप पहला ये बताएंगे उसके बारे में। फिर आप बताएंगे कि वो कम्युनिटी और कल्चर के बारे में तो उन्होंने कुछ भी बात नहीं की, उन्होंने केवल इंडिविजुअल पे फोकस किया है। तो हम कह सकते हैं कि उनकी जो थ्योरी है वो बहुत ही ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक है, केवल व्यक्ति पर ध्यान देती है, समाज के संस्कृति के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। और उनकी जो थ्योरी है वो डेवलपिंग नेशंस, यानी कि वो सारे देश जो अभी विकासशील हैं, ठीक है, वो सारे देश जो अभी विकासशील हैं उनके लिए सुटेबल नहीं है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर द डेवलपिंग नेशंस, क्योंकि वहां पे समाज कुछ ज्यादा ही पहले से ही अनइक्वल है। तो वो एक्सट्रीम पॉवर्टी वगैरह को सॉल्व करने के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। तो आप फिर आपका आंसर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। लास्ट में आप बता देना कि जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत आधुनिक राजनीतिक विचारों में एक मील का पत्थर है। ठीक है, क्या है, लैंडमार्क जो है उसके लिए। पर प्रैक्टिकल टर्म्स में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत है ताकि इसको रियल लाइफ में भी अप्लाई किया जा सके। अब हम चलेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि आपका न्यो लिबरलिज्म का क्वेश्चन है। न्यो लिबरलिज्म, इसे हम हिंदी में कहते हैं नव उदारवाद। ये क्या है? ये एक आइडियोलॉजी है, पहली चीज, एक ये आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, और एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये राजनीतिक और आपकी आर्थिक विचारधारा है, क्योंकि ये सपोर्ट करता है फ्री मार्केट को, फ्री मार्केट को, ठीक है, जिसमें सरकार का इंटरवेंशन ना हो। फ्री मार्केट का मतलब ये मत समझ लेना कि वहां पे सब कुछ फ्री में मिलेगा। तो फ्री मार्केट का मतलब क्या होता है कि सरकार का इंटरवेंशन उसमें हमें कम देखने के लिए मिलता है। दूसरा, ये सपोर्ट करता है प्राइवेटाइजेशन को, प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करता है, और ये सपोर्ट करता है लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है। और ये आइडियोलॉजी काफ़ी नई है और ये 1980s के आसपास पॉपुलर हुई, खासकर यूके और यूएसए में।
अब इसके क्या मेन फीचर्स हैं जिनके बारे में आप बताएंगे। तो सबसे पहला जो इसका फीचर है वो क्या है, प्राइवेटाइजेशन। ये कहता है कि सारी चीज़ों का निजीकरण कर दिया जाए और लोगों के हाथों में दे दिया जाए। सरकार कुछ भी जो भी पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेज है ना, वो सारी प्राइवेट ओनरशिप में चली जाए। सरकारी उपक्रमों को निजी मालिकों को क्या कर दिया जाए, दे दिया जाए, सौंप दिया जाए। दूसरा ये बात करता है डीरेगुलेशन की, यानी कि नियम जो हैं, नियमों को समाप्त कर दिया जाए। जो भी नियम है वो हटा दिए जाएं, कारोबार पे जो भी लगाए जाते हैं, बिजनेस वगैरह पे। फ्री मार्केट इकोनॉमी, तीसरा फीचर क्या हो गया इसका, फ्री मार्केट इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है, मुक्त बाजार व्यवस्था इसको हम कहते हैं। मुक्त बाजार में क्या होता है, जो मार्केट है वहां पे सरकार का इंटरवेंशन बिल्कुल ही न के बराबर होता है, मिनिमल होता है। और जो प्राइस है, अगर सरकार इंटरवीन करती है ना तो सरकार प्राइस को डिसाइड करेगी, लेकिन नव उदारवाद ऐसा नहीं कहता। वो कहता है बाजार मुक्त होना चाहिए और जो भी मांग और आपूर्ति है उससे चीजों की कीमत तय होनी चाहिए, यानी कि डिमांड और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई डिसाइड करेंगे किसी भी चीज का प्राइस। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर में कमी कर देनी चाहिए, कमी कर देनी चाहिए, ताकि जो सरकार जब लोगों का वेलफेयर नहीं करेगी, वेलफेयर स्कीम वगैरह नहीं लाएगी, लोगों को सब्सिडीज नहीं देगी, तो प्राइवेटाइजेशन और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। एक तरीके से कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बन जाएगी। फिर वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करता है, तो राज्य के सहारा नहीं लेना है। जो भी बिजनेसमैन है उन्हें सरकार का सहारा नहीं लेना है और उन्हें स्वयं में क्या बनना है, स्वयं में उन्हें गाइज आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है, सेल्फ रिलायंट उनको बनना है। फिर अगर आपको इसको भी क्रिटिसाइज करना है तो आप कैसे करोगे, अगर बाई चांस आ गया एग्जाम में इसका क्रिटिकल जो है आपको लिखना है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, तो आप बता देना कि इसकी वजह से पता है क्या होगा, जब सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, नागरिकों की भलाई के लिए काम नहीं करेगी, तो हम क्या देखेंगे कि इनइक्वालिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा, वेलफेयर स्टेट वीक हो जाएगा। वेलफेयर स्टेट मैंने अपनी पार्ट 4 की वीडियो में डिस्कस किया था, आई होप आपको पता होगा। तो वेलफेयर स्टेट नहीं रहेगा, लोगों को रोजगार में जो है रोजगार की लोगों में अस्थिरता भी फैल जाएगी। देन आपका एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आ जाता है कभी कभी एग्जाम में ना, तो सिंपल क्वेश्चन है कि राइट्स और ड्यूटीज में क्या डिफरेंस होता है। तो राइट्स क्या होते हैं गाइज, राइट्स वो सारे आपके एंटाइटलमेंट्स और फ्रीडम होती हैं जो कि सरकार जिनकी गारंटी देता है। क्या होते हैं राइट्स, राइट्स होते हैं आपके एंटाइटलमेंट्स, एंटाइटलमेंट्स और आपके फ्रीडम, फ्रीडम्स, ये सब आपके राइट्स में आते हैं। ड्यूटीज क्या होती हैं, तो ड्यूटीज होती हैं हमारी मॉरल और लीगल ऑब्लिगेशन कि ये करने के लिए हम बाध्य हैं। तो अधिकार वो स्वतंत्रताएं और सुविधाएं होती हैं जो राज्य या समाज द्वारा व्यक्तियों को दी जाती हैं, है ना। और वहीं जो आपका कर्तव्य है, कर्तव्य आपका क्या होता है, कानूनी जिम्मेदारी होता है। इनके बीच का इंटर रिलेशनशिप को समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट है समझना। क्या है इसका पहला, नो राइट्स विदाउट ड्यूटी, बिना ड्यूटी के कोई राइट नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि उसको फ्री स्पीच का राइट है, ठीक है, तो यहाँ पे उसकी क्या ड्यूटी बन जाती है, उसकी ड्यूटी है भाई कि फिर वो अपनी स्पीच से ना लोगों में हेट ना फैलाए। तो बिना राइट्स के, बिना कर्तव्य के अधिकार नहीं होते। जो ड्यूटी होती है, जो ड्यूटी होती है वो हमारे राइट को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है ना। जब भी लोग अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करते हैं, जैसे टैक्स वगैरह देते हैं, तो फिर आगे उनके राइट्स भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है, किसी का भी जो राइट है वो मीनिंगफुल जब बनेगा जब वो अपनी ड्यूटी की भी रिस्पेक्ट करेगा। राइट्स जो है वो ड्यूटीज को इंस्पायर करते हैं। संविधान में भी कनेक्शन है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में देखने के लिए मिलते हैं और ड्यूटीज हमें पार्ट 4A में देखने के लिए मिलती हैं। इसके बाद हम चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे, जिसमें आपको लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट के बारे में बताना है, ठीक है। ये रहा, आई थिंक उससे पहले आपका लिबरलिज्म भी था, ठीक है। तो उससे पहले ना मैं क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर लेती हूँ, 6 वाला मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी।
तो पहले हम देखेंगे लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट आपका क्या होता है। तो लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट को हम कहते हैं उदार लोकतांत्रिक राज्य। तो लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट आपके सरकार का फॉर्म होता है जो लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी दोनों को कंबाइन करता है। किस किस को कंबाइन करता है? लिबरलिज्म को प्लस डेमोक्रेसी के फीचर्स को वो कंबाइन कर लेता है। उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य में हम देखते हैं कि उदारवाद, लिबरलिज्म को हम क्या कहते हैं हिंदी में? उदारवाद, और डेमोक्रेसी को क्या कहते हैं? लोकतंत्र, कि उनको ये जोड़ता है। ये कैसा राज्य होगा? ये राज्य कैसा होगा बताओ? ये राज्य ऐसा राज्य होगा जहां पे जो लोग हैं उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि उनकी जो फ्रीडम्स होती हैं, स्वतंत्रताओं की रक्षा की जाएगी। हमें यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस देखने के लिए मिलते हैं, और ये ऑपरेट करता है अंडर द रूल ऑफ लॉ, कानून के तहत ये ऑपरेट भी करता है। इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। क्या क्या इसके फीचर्स हैं? तो आप बताएंगे कि इसके अंदर नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। ईजिली वो अपने राइट्स को एंजॉय करते हैं, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, रिलीजन हो, इक्वालिटी हो। कानून का शासन हमें, रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का शासन हमें इसमें देखने के लिए मिलता है। चाहे लीडर ही क्यों ना हो, कानून के समक्ष सभी बराबर होते हैं। और हमें इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस देखने के लिए मिलते हैं। देन हमें इसमें सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्ति डिवाइडेड होती है। किस किस के बीच में शक्ति डिवाइडेड होती है? आपकी लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर क्या होती है गाइज? आपकी विधायिका, है ना। फिर आपकी एग्जीक्यूटिव यानी कि आपकी कार्यपालिका, देन आपकी जुडिशरी। तो हम देखते हैं कि इन सभी के बीच में शक्ति जो है वो, न्यायपालिका, इन सभी के बीच में शक्ति जो है वो डिवाइड रहती है ताकि सत्ता का दुरुपयोग होने से रोका जा सके, है ना। और फिर आप लास्ट में एक कंक्लूजन दे देंगे कि जो लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट होता है उससे एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। उदारवादी लोकतंत्र का जो राज्य है वो ऐसा होता है जहाँ पे नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, भागीदारी ये सब मिलता है, और नागरिक शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और प्रगतिशील तरीके से रहते हैं। फिर आपका आ जाता है अगला, जिसमें आपको लिबर्टेरियनिज्म यानी कि स्वतंत्रतावाद के बारे में बताना है। तो आप बताएंगे कि ये क्या है? ये एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है। पॉलिटिकल फिलॉसफी है यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है, एक सेकेंड हिंदी में बता देती ताकि उन बच्चों को भी समझ में आ जाए। राजनीतिक दर्शन इसे कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? राजनीतिक दर्शन है। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि मैक्सिमाइज कर दो। क्या मैक्सिमाइज कर दो? इंडिविजुअल फ्रीडम, नागरिकों की स्वतंत्रता को मैक्सिमाइज कर दो, से बढ़ा दो। व्यक्तिगत और मतलब अधिकतम स्वतंत्रता इसे हम कह सकते हैं, अधिकतम स्वतंत्रता की ये बात करता है। उसके बाद जो है लोगों की पर्सनल और इकोनॉमिक जो मैटर्स होते हैं ना, उसके अंदर खासकर उन्हें स्वतंत्रता दी जाए। और ये कहता है मिनिमल स्टेट इंटरवेंशन, यानी कि जो आपका राज्य है वो बिल्कुल भी इंटरवीन ना करे, ऐसा ये कहता है। मेन पता है ये लोग क्या बिलीव करते हैं? ये बिलीव करते हैं कि इंडिविजुअल लिबर्टी जो होती है ना सबसे ऊपर होती है। क्या बिलीव करते हैं ये? कि इंडिविजुअल लिबर्टी यानी कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो क्या है? हाईएस्ट पॉलिटिकल वैल्यू। इसका मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो आपकी सबसे बड़ा राजनीतिक मूल्य है, ये ऐसा कहता है। इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ये तो आप बहुत इजीली गैस कर सकते हो कि इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। देखो, पहला इसका प्रिंसिपल पता है क्या होगा? इंडिविजुअल फ्रीडम, कि ये कह रहा है कि नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, लोग आज़ाद हों, अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से जिए, उन्हें जीने की स्वतंत्रता हो, बस वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाते हों। लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है। लिमिटेड गवर्नमेंट यानी कि सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट यानी कि
सीमित सरकार की बात करता है, जो गवर्नमेंट है उसका रोल रिस्ट्रिक्टेड हो। सरकार जो है वो नागरिकों के ना राइट्स वगैरह को तो प्रोटेक्ट करेगी, लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करे, उनकी लिबर्टी को, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे, बट इंटरफेयर ना करे। फ्री मार्केट इकोनॉमी, आपको ना सारे ना सेम सेम लग रहे होंगे, लिबरलिज्म और ये सब ना सेम हैं भी थोड़े थोड़े से, बस आपको देखना है कि कौन सी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, कौन सी सोशो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स की बात करता है, ठीक है। और अब लिबरल्टेनिज्म के ना दो टाइप्स भी हैं, दो इसके टाइप्स हैं। पहला होता है राइट लिबर्टेरियनिज्म, ठीक है, राइट लिबर्टेरियनिज्म, एंड एक होता है आपका लेफ्ट लिबर्टेरियनिज्म, ठीक है। एक होता है आपका दक्षिणपंथी जो कि फ्री मार्केट, लो टैक्स इन सब पे करते हैं। एक होता है आपका वामपंथी जो कि प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच वगैरह इन सब के बारे में बात करते हैं। इसके कुछ फेमस थिंकर्स के बारे में भी आप बता सकते हो इसमें। फेमस थिंकर्स में आपके सबसे पहले आपके कौन आते हैं, आपके आते हैं जॉन लॉक, जिन्हें हम कहते हैं, जॉन लॉक को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म, जॉन लॉक को कहते हैं हम, ठीक है। वो लाइफ लिबर्टी वगैरह की बात करते हैं। दूसरे हैं आपके रॉबर्ट नोजिक। सो जो रॉबर्ट नोजिक हैं उन्होंने एनार्की, स्टेट, ये सारा जो है मिनिमल स्टेट के बारे में वो सब लिखते हैं वो। देन आप इसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्टिक है, सोशल वेलफेयर को ये निगलेक्ट करता है। क्या इसको कैसे क्रिटिसाइज करोगे, आप बताओगे कि ये आइडियलिस्टिक का मतलब क्या होता है, अत्यधिक आदर्शवादी है, सोशल वेलफेयर की बात ही ये नहीं करता। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्लास वॉर, जो आप सभी को आता होगा, हमने बहुत बार इसको डिस्कस किया है कि समाज के अंदर रिच और पुअर जो क्लासेस होती हैं, ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आपका बुर्जुआ वर्ग जो होता है, और दूसरा आपका एक वर्ग होता है श्रमिक वर्ग, इनके बीच में क्या रहता है, संघर्ष रहता है, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ा है। और ये किससे एसोसिएटेड है, ये जो आइडिया है ये एसोसिएटेड है कार्ल मार्क्स से। और इसके मेन कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या आता है कि भाई जो ये कहता है कि जो बुर्जुआ वर्ग है वो श्रमिक वर्ग का शोषण कर रहा है, उससे एक्सप्लॉइट कर रहा है। एक दिन जो श्रमिक वर्ग है वो क्रांति लेकर आ जाएगा और इन सबको हटा देगा। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको नेचुरल राइट्स की थ्योरी के बारे में बात करनी है। तो नेचुरल राइट्स आपके कौन से राइट्स होते हैं जो आपके इनहेरेंट है। पहली चीज क्या है, आपके इनहेरेंट है, या तो प्रकृति से आपको मिले हैं। इनएलियनेबल है, इनएलियनेबल यानी कि कोई वो आपसे नहीं छीन सकता। यूनिवर्सल है, ठीक है, और ये हर एक व्यक्ति को मिलते हैं उसके जन्म के साथ ही। तो प्राकृतिक अधिकार क्या अधिकार होते हैं, जो सभी मनुष्य को प्रकृति या ईश्वर द्वारा जन्मजात अपरिहार्य सार्वभौमिक रूप से प्राप्त होते हैं, ठीक है, सभी को प्राप्त होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सार्वभौमिक रूप से, यूनिवर्सल हैं ये राइट्स, हर किसी के पास होते हैं। और चाहे सरकार हो चाहे कानून हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये राइट्स आपके रहते हैं। इसमें ना आपके की थिंकर्स के बारे में आप बताओगे कि इसमें जो थिंकर्स के आइडियाज़ हैं, जैसे कि सबसे पहले आप बताओगे यहाँ पे जॉन लॉक के आइडियाज़ के बारे में। तो जॉन लॉक का क्या है, जिसमें वो राइट टू लाइफ हो गया, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, और गवर्नमेंट की ड्यूटी वगैरह के बारे में वो बात करते हैं। थॉमस हॉब्स के बारे में बताओगे कि थॉमस हॉब्स जो है, जॉन लॉक थिंकर के बारे के आपको थिंकर के सारे जो व्यूज़ हैं वो लिखने हैं। फिर इसके अंदर आपको थॉमस हॉब्स के भी व्यूज़ को इंक्लूड करना है, और आप चाहें तो यहाँ पे रूजो के व्यूज़ को भी इंक्लूड कर सकते हैं। जो हमारे नेचुरल राइट्स हैं, ठीक है, जो हमारे गाइस नेचुरल राइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं हमारे नेचुरल राइट्स। और कैसे होते हैं, इनएलियनेबल होते हैं। उसके बाद जो है ये कहीं ना कहीं हमारे और राइट्स के लिए ना फाउंडेशन होते हैं। ये सारा आपको इसके अंदर बताना है। और इसके कई सारा जो नेचुरल राइट्स के बारे में बता सकते हो कि ये ना जस्टिस और इक्वालिटी को सपोर्ट करता है। ओके, सो यहाँ पे अभी हमने टोटल 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, और ये हमारी रिवीजन
क्लास 1 जो है वो ख़त्म हो जाती है। उससे पहले जो मैंने 4 वीडियोस बनाए हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4 के वीडियोस, उन सभी का PDF कैसे डाउनलोड करना है उन्हीं वीडियोस में बताया है। वो चारों पार्ट्स आपको ज़रूर देखने हैं ताकि आपकी तैयारी और अच्छे तरीके से हो सके। इसके बाद हम आने वाले टाइम में आपके लिए रिवीजन क्लास 2 भी लेकर आएंगे, और अगर जब भी कवर नहीं होता सिलेबस तो 3rd भी लेकर आएंगे। ओके, सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो।